आ रही है मेरी आवाज साफ से? हाँ ये सर, आवाज आपकी क्लियर आ रही है। गुड। आपकी भी आवाज मुझे मिल रही है। मैं जरा सा सेटिंग कर लेता हूँ हाँ, कर लीजिए। डिस्प्ले कर की। लीजिए, लोगों को हाँ जुड़ जाने दीजिए। हम्म। हाँ भैया प्रणाम। नमस्ते, क्या हाल चाल है? बढ़िया भैया। लैपटॉप से जुड़ जाऊं क्या? हम सोच रहे थे लैपटॉप से जुड़ने। हाँ लैपटॉप से जुड़ लीजिए, वो भी ठीक रहेगा। अभी आ ही रहे हैं। हाँ नीरज जी जुड़ चुके हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो हमने कहा 2-4 मिनट जो है थोड़ा सा अन्य लोग भी जुड़ जाएं। कौन सा डिस्प्ले सही रहेगा भैया? ये तो ब्लैक हो जा रहा है। हमने कहा डिस्प्ले जरा सा देख रहे हैं डिस्प्ले। आप देखो, आप टेक्निकल हो। हम्म।
लैपटॉप भी काम नहीं कर रहा है ठीक से। नहीं करेगा अभी आपने करेगा। लाइव नहीं, अभी वो लाइव मैंने लैपटॉप पे हम खुल ही नहीं रहा है। बहुत जी लैपटॉप पे नहीं खुल रहा। नीरज खुल जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है। नीरज जी जुड़ चुके हैं ना? हाँ हाँ नीरज जी जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार नीरज जी, आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्ते। ठीक है। थोड़ा हमें विलम्ब हो गया। हाँ जी। आवाज आ रही कहीं से, बैकग्राउंड साउंड। हाँ तो आवाज डिवाइस दरअसल एक चल रही है, मैं उसको बंद कर देता हूँ। हाँ अब ठीक है भैया। हाँ, अब बेटर है। ठीक है तो सभी जो भी साथी हमारे जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि हमारे मंच पे दो वरिष्ठ साहित्यकार उपस्थित हैं। आदरणीय श्री झारखंड से नीरज नीर जी जो वरिष्ठ कथाकार हैं, जिनकी रचनाएं हंस वागर्त कैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में समय समय पर कविताओं के रूप में, कहानियों के रूप में प्रकाशित होती रहती। और जिस तरीके से उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में वर्क किया है, तो निश्चित तौर पर वो हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अपने व्यस्ततम समय से उन्होंने समय निकाला। दूसरी चीज, एक ऐसी धरती से वो बिलोंग करते हैं, मेहनत कशों की धरती से, झारखंड से, जिसका अपना इतिहास है, जिसकी अपनी संस्कृति है, और जो निश्चित ही अपने आप में गौरवपूर्ण भगवान बिरसा मुंडा की भूमि से बिलोंग करते हैं। तो ऐसी जगह पर जो है उपस्थिति उनकी निश्चित तौर पर प्रणम्य है। तो आज हम लोग जिस विषय को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं वो है उनका रचना संसार। तो सबसे पहले मैं मंच पर आदरणीय राजेश भैया श्री नीरज नीर जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और जितने भी साथी फेसबुक से हमारे जुड़ रहे हैं सभी को मैं कहता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं, जिससे साहित्य की जो वर्तमान रचना धर्मिता है, चाहे वो काव्य की हो चाहे कथा की हो, लोगों तक पहुंचे सकारात्मक रूप से। तो सबसे पहले मैं कामायनी मंच की तरफ से आप दोनों वरिष्ठ रचनाकारों का स्वागत करता हूं। तत्पश्चात मैं निवेदन करूंगा आदरणीय राजेश भैया से कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और नीरज जी से उनकी कविताओं के बारे में, उनके आलेखों के बारे में कुछ डिस्कशन करें। आदरणीय श्री राजेश सिंह जी। आवाज आ पा रही है राजेश जी आपके पास? आवाज आ रही है? जी 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 आवाज आ रही है? जी जी आदरणीय नीरज जी, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत आप आज रामायणी साहित्यिक मंच पे हम लोगों के साथ हैं और हम लोगों के बीच में एक युवा साहित्यकार जिनके अंदर काफी प्रचुर ऊर्जा है, और ये अपनी ऊर्जा से हम सभी को काफी इस तरह से मोटिवेट कर लेते हैं कि हम और आप इनके निवेदन को स्वीकार करते हैं। तो मैं तो कार्यक्रम में आज का दिन नीरज जी के लिए है, और नीरज जी के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया का ये प्लेटफॉर्म अब तक पीछे
करीब 2 ऐसे एपिसोड हो चुके हैं और इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और वैसे तो वार्ता हम चाहेंगे कि सूर्य प्रकाश जी ही करें, लेकिन मैं बस इतना ही कह के इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूँ कि हिंदी साहित्य जगत में जो साहित्य की गूढ़ता है, जो साहित्य का मर्म है और जो साहित्य का स्वाद है, यह हमारे पास हो और साथ ही साथ पूरे साहित्यिक समाज और साहित्य के विषय में जो समझ रखने वाले लोग हैं, जो नवोदित रचनाकार हैं, उन तक भी पहुंचे। तो इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहूंगा। आप कोडरमा से हैं और यह भी एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, हर व्यक्ति उसको जानता है। और जहाँ पर साहित्य, संस्कृति और कला, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बिहार रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश रहा हो, जो हिंदी भाषी रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की और अब इस समय किस पड़ाव पर आप हैं। धन्यवाद राजेश कुमार सिंह जी, धन्यवाद भाई सूर्य प्रकाश जी। आपका उत्साह, आपकी कोशिशें निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। आप साहित्य के लिए अच्छा करना चाहते हैं और इस बाबत जो भी सहयोग लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए वो निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। मैं रांची में रहता हूँ। रांची में आपने ठीक ही कहा, मैं झारखंड के कोडरमा जिले से आता हूँ, वहाँ मेरा गांव है। और रांची में अभी मैं नौकरी में हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। जहाँ तक लिखने पढ़ने की बात है तो यह अभिरुचि बचपन से थी, काफी छोटेपन से। स्कूल में जब मैं था तब भी थोड़ी बहुत कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ, कुछ तुकबंदियाँ किया करता था, बिल्कुल स्कूल के टाइम में। तो वो बीज तो निश्चित रूप से बहुत बचपन से था। धीरे धीरे वो पल्लवित हुआ। बीच में जब जीवन में बहुत भागम भागी थी, उस समय कुछ दिनों के लिए गौन हुआ, ठंडा हुआ, छूट गया। लेकिन फिर उचित अवसर पा करके ये उभर करके आया। इधर तो लगभग 15 सालों से मैं लगातार लिख रहा हूँ, सक्रियता पूर्वक लिख रहा हूँ, उससे ज्यादा पढ़ भी रहा हूँ। तमाम तरह की पत्रिका, जो भी पत्रिकाएं हैं, सभी में कहानियां, कविताएं प्रकाशित होती रही। यात्रा वृत्तांत, बच्चों के लिए कुछ कहानियां, कविताएं भी लिखी है मैंने। कुछ लेख लिखे हैं, वैसे लेख जिसपे लोग बात करना पसंद नहीं करते, जो बिल्कुल टैबू है समाज में, जिसमें लोग उचित नहीं समझते जिसके बारे में चर्चा करना, उन चीजों पे मैंने लिखा है। और बहुत सारे लोगों को वो बातें अच्छी लगी, विचारोत्तेजक लगी। तो यही है, अभी तो ज्यादा कुछ कहने की नहीं है। मैं ये कह रहा था कि राजकीय सेवा में रहकर मैं जानना चाहूँ अगर आपसे कि आप क्या, आपका मूल विषय क्या रहा, जो शैक्षिक विषय था वो क्या रहा, हिंदी साहित्य रहा, हिंदी रहा या? मैंने अर्थशास्त्र की पढ़ाई की और हिंदी मेरा विषय नहीं था। अर्थशास्त्र की पढ़ाई की और इतिहास का मैं विद्यार्थी हूँ। इतिहास में आज भी इतिहास का विद्यार्थी हूँ। मतलब एकेडमिक से अलग इतिहास मेरा बहुत ही प्रिय विषय रहा है। और इतिहास को मैंने पढ़ा है, कोर्स की किताबों से नहीं, बल्कि कोर्स के बाहर जाकर के जो भी इतिहास की जो कंटेम्पररी किताबें लिखी गई, जो पहले की किताबें लिखी गई, उनको भी पढ़ा। साथ में मैंने तुलनात्मक धार्मिक साहित्य का भी अध्ययन किया। मुझे धार्मिक साहित्य में रुचि रही, तो मैंने उपनिषद
उपनिषद वेदांत के अलावा मैंने कुरान और हदीस भी पढ़ा, मैंने बाइबल भी पढ़ी। तो बीच में एक ऐसा दौर था जब रुचि थी तुलनात्मक धार्मिक किताबों को पढ़ने में, तो वो पढ़ाई की। लेकिन हिंदी साहित्य की सिस्टमेटिक पढ़ाई जिसको कह सकते हैं, स्कूल कॉलेज वाली पढ़ाई, विश्वविद्यालय वाली, वो मैंने नहीं पढ़ी। लेकिन पढ़ी हिंदी की किताबें बहुत पढ़ी, बहुत हाँ, उपन्यास पढ़े। मैं आपको बीच में थोड़ा सा रोकूंगा, ये कहते हुए रोकूंगा कि वास्तविकता भी यही है। मैंने देखा है कि हिंदी साहित्य और हिंदी विषय से, विषयगत रूप से जो लोग हिंदी के विद्वान होते हैं, उनका तो स्वाभाविक चीज होता है कि वो हिंदी के प्रति उनका दायित्व होता है, और उनको मजबूरी कह लीजिए, जैसे भी वो हिंदी से जुड़ना होता ही है। लेकिन जो लोग हिंदी विषय से नहीं होते हैं, होते हुए भी साहित्य के साथ जुड़ते हैं, इसका मतलब है कि वो कहीं न कहीं उनका वो पैशन होता है, उनका शौक होता है, उनके अंदर की आत्मा हिंदी से बचपन से ही जुड़ जाती है। तो क्या कोई ऐसा वाकया बताएंगे कि जब आप शुरुआती दौर में, शिक्षा के शुरुआती दौर में थे, और उस वक्त आप तो हिंदी से लगाव हुआ और आपको इस साहित्य से भी लगाव होगा? देखिए क्या है कि साहित्य ज्ञान और व्याकरण का विषय है ही नहीं। ज्ञान और व्याकरण इसको अतिरिक्त सौंदर्य देता है, तो इसको बेहतर मजबूती प्रदान करता है। लेकिन सिर्फ ज्ञान, मतलब हिंदी का ज्ञान या साहित्य का ज्ञान या व्याकरण का ज्ञान आपको साहित्यकार नहीं बना सकता। तो जरूरी चीज क्या है, वो है संवेदना और वैचारिक शक्ति। जैसे कवि की बात करें, कहानीकार की बात करें, तो ये तो ईश्वर प्रदत्त है। कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी हो सकता है, उसके पास भाषाई शक्ति बहुत हो सकती है, लेकिन वो कवि हो जाए जरूरी नहीं है। कुछ लोग जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, वो भी हो सकता है कि अच्छी कविताएं लिख दे, यद्यपि कि उनके पास भाषाई संपदा कम हो, उनके पास उतना ज्ञान न हो। तो जो मूल आप कितने संवेदनशील हैं, इसी पर निर्भर करता है कि आप कितनी अच्छी कविताएं लिख सकते हैं या कहानियां लिख सकते हैं, या समाज में जो भी घट रहा है नित्य प्रति, आपके आसपास, आपके परिवेश में, उसके प्रति आप कितने सजग हैं, संवेदनशील के साथ सजग हैं कि आप उसको ग्रहण कर रहे हैं। अगर आप उसको नहीं ग्रहण करते तो आप हवाई बातें कर सकते हैं, वायवीय चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ठोस धरातल पे आप बात नहीं कर सकते। आपके लिखे में वो वास्तविकता, वो चीज नहीं आ पाएगी, वो लोग जिसके साथ कनेक्ट कर पाए, वो नहीं हो सकता है। बिल्कुल चमत्कारिक चीजें लिखी जा, चमत्कार पैदा कर सकते हैं लोग, जो बहुत विद्वान लोग हैं, जिनके पास शिल्पगत विशेषता है, भाषाई ज्ञान है, वो कुछ ऐसा लिख सकते हैं जो चमत्कार पैदा कर दे। लेकिन पाठक के दिल को छू ले, पाठक के मर्म को छू ले, उसके आत्मा को झिझोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होने के लिए पहले आपकी आत्मा से वो बात निकलनी चाहिए। जब तक आपकी आत्मा का संस्पर्श वहां नहीं होगा, तब तक दूसरे की आत्मा को वो छू ले, ऐसा संभव ही नहीं है। तो कविता लिखना, अच्छा भैया, बहुत कठिन काम है कविता लिखना। अच्छा भैया नीरज जी, मैं आप अभी कविताओं की चर्चा चल रही है, कविताओं के सौंदर्य पे, तो इस पर अभी आपकी एक नई पुस्तक आई है, मुझे ध्यान आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ उस पुस्तक की कुछ कविताएं अगर आप हमारे दर्शकों को सुना सके। जरूर 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 जरूर, मैं 1 मिनट खोल लेता हूँ। जी, मैं इंटर करना चाह रहा था दूसरे उससे। हाँ जी, बोलिए ना। जी।
जी राजेश भाई बताएं। हाँ, मैं इस लैपटॉप से जुड़ रहा था, आप शायद आपको एक कविता देखें। जी वर्तमान जो संदर्भ है, वर्तमान जो समय है, वर्तमान में जो घटनाएं हो रही है उसके साथ इसकी प्रासंगिकता को जोड़ने की कोशिश करते हैं। जी शीर्षक है हत्यारे। हत्यारे। हत्यारे पहले की गई हत्या को झुठलाते हैं। हत्यारे पहले की गई हत्या को झुठलाते हैं, फिर करते हैं कोशिश उसे न्यायोचित ठहराने की। हत्यारे पहले की गई हत्या को झुठलाते हैं, फिर करते हैं कोशिश उसे न्यायोचित ठहराने की। वे जानते हैं अपने गलत को सही साबित करने की हजार वजहें। वे जानते हैं अपने गलत को सही साबित करने की हजार वजहें। वे कर सकते हैं किसी वकील से ज्यादा जिरहें, और एक दिन सफल हो जाते हैं उन्हीं को दोषी ठहराने में जिनकी हुई होती है हत्या। और एक दिन सफल हो जाते हैं उन्हीं को दोषी ठहराने में जिनकी हुई होती है हत्या। हत्यारे समाज के नायक बनकर सत्ता को बना देते हैं घोड़ा, और अपने हाथों में रखते हैं उसकी लगाम। हत्यारे समाज के नायक बनकर सत्ता को बना देते हैं घोड़ा, और अपने हाथों में रखते हैं उसकी लगाम। अंततः एक दिन स्थापित हो जाते हैं इतिहास की किताबों में, बनकर एक अध्याय आने वाली पीढ़ियों के लिए किसी आदर्श की तरह। आने वाली पीढ़ियों किसी आदर्श की तरह। ये कविता प्यारे। क्या बात है, बिल्कुल मार्मिक कविता थी। और वर्तमान परिवेश में जो विसंगतियां हैं, विशेषकर जो वैचारिक विमर्श की विसंगतियां हैं, उन पर सीधा प्रहार करते हुए आपकी कविता है। और वाकई में इस पर समाज को चिंतन मंथन की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हम एक सही विजन समाज को दे सकें, और कैसे जो समाज है वो सही रास्ते का अनुगमन कर सके। बिल्कुल। तो एक कविता मैं आपकी सुन रहा था फेसबुक पे, उस कविता का शीर्षक था भाषा। भाषा। मैं बिल्कुल। चाहता हूं उसकी कुछ पंक्तियां अगर जरूर संभव जरूर। हो। हाँ हाँ, जरूर जरूर मैं सुनाता हूँ। भाषा। भाषा शीर्षक से मेरे पास 3 कविताएं हैं। सबसे पहले जी देखें, जो एक मेरे पहले संग्रह की कविता है भाषा के नट। छोटी सी कविता है। जी पहले इसको जी जी सुनाता हूँ और उसके बाद उस वाली जी। कविता पे आऊंगा जो आप कह रहे हैं। भाषा के नट। नट नट होते हैं जो खेल ये तमाशे दिखाते हैं। दिखाते हैं। हाँ, करतब दिखाते जी हैं, जी रस्सियों पे चलते हैं, ये सब। शीर्षक जी। है भाषा के नट। भाषा के नट करते हैं कलाबाजियां शब्दों की तनी रस्सी पर। भाषा के नट करते हैं कलाबाजियां शब्दों की तनी रस्सी पर, ताकि लोग कौतुक से देखें उनका करतब और बजाएं तालियां। ताकि लोग क्या बात। कौतुक से देखें उनका करतब और बजाएं तालियां। उनकी दक्षता पर उनकी कलाबाजियां नहीं बदल सकी हैं आज तक किसी की किस्मत। पर उनकी कलाबाजियां नहीं बदल सकी हैं आज तक किसी की किस्मत। मरते किसानों को नहीं दे पाई जीने की प्रेरणा, और नहीं खत्म कर पाई युवाओं की कुंठा। आज कविता को नटों की नहीं किसानों की जरूरत है। आज कविता को क्या बात। नटों की नहीं किसानों की जरूरत है। ये कविता थी मेरे पहले संग्रह जंगल में पागल हाथी और ढोल में से, ये उसमें संकलित है। जी। ये बहुत दूसरी ही कविता। सूक्ष्म और मारक कविता रही है आपकी। बहुत ही बहुत 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 सूक्ष्म शब्दों में बहुत बेहतरीन संदेश। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये कह रहे थे कि आप मुझे जो है इससे जोड़ जी लीजिए लैपटॉप। सूर्य प्रकाश जी, आप
लैपटॉप से मुझे जोड़ लीजिए। आप उससे जो है कॉपी करिए, लिंक कॉपी करके लैपटॉप के जरिए आप जुड़ सकते हैं। नहीं, मैं जो है उसमें हूँ, आप उनको आपके बैक ग्राउंड में हूँ उसमें, तो आप चाहे तो जोड़ सकते हैं। नहीं नहीं, आप हैं, आप फ्रंट स्क्रीन पे हैं, जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जुड़े हैं, मैं लाइव लैपटॉप हैं से आप। जुड़ना चाह रहा था। हाँ कोई बात नहीं, आप लैपटॉप से जुड़ जाइए, उसी उसी आईडी से जुड़ जाइए, आप जुड़ जाएंगे। तो भैया मैं, नीरज जी, मेरा एक छोटा सा सवाल था आपसे कविता के जी। संदर्भ में, हम्म, कि वर्तमान में कविताओं की दो धाराएं हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही। हम्म, एक कविता छंद मुक्त स्वरूप में हमें दिख रही है, और दूसरी कविताएं जो है छंदबद्ध कविताओं के रूप में, विशेष करके गीत, हिंदी हम्म, गजल, और जो आपके नवगीत, एक विधा है नवगीत। तो बिल्कुल। आपका इस संदर्भ में क्या मत है, कौन सी नहीं, धारा सही है, या सारी बिना धाराओं का बिना साहित्य में स्वागत होना चाहिए? बिना बिना छंद के कविता नहीं होती। छंद तो मूल तत्व है कविता का। जी मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ कि छंद सही नहीं। छंद ही तो कविता की आत्मा है, ऐसा नहीं है। छंद जी लिखना मुश्किल है, कठिन है। जी छंद में, हाँ, छंद में छंद को साधना मुश्किल है, और कभी कभी अभिव्यक्ति थोड़ी कठिन हो जाती जी है छंद में। जिस तरह से वैचारिक प्रगाढ़ता को आदमी आज की तारीख में प्रकट करना चाह रहा है, जी उसमें बाधा आती है छंद में। इसलिए लोग जी मुक्त की ओर जाते हैं। और जी आजकल अच्छी कविताएं लिखी जा रही है छंद में। गीत बड़े अच्छे नवगीत आ रहे हैं, गीत अच्छे रचे जा रहे हैं। हिंदी गजलों ने तो बहुत ही उम्दा गजलें दी है। तो जी कोई दिक्कत नहीं है। और लिखी जानी चाहिए, छंदबद्ध भी कविताएं लिखी जानी चाहिए। और जो लोग मुक्त छंद लिख रहे हैं, जी मुक्त छंद का भी अपना प्रभाव है, अपना स्थान है, अपना एक तरीका है। लेकिन देखिए, मुक्त छंद में भी ना, मुक्त छंद कविताओं में भी लय और गति तो होनी ही चाहिए। मैं बिल्कुल जी ये कहता हूँ कि मुक्त छंद में भी लय और गति तो होनी ही चाहिए ना। लय पढ़ने में, आप पढ़ें कविता और पाठक के कान तक वो पहुंच करके सटाक से लगे उसको कि हाँ, ये मैं कुछ सुन रहा हूँ, उसका असर कान के सारे उसके हृदय तक हो रहा है। तो ये बिल्कुल। तो जरूरी चीज है। मुक्त छंद भी ऐसा जी नहीं है कि बिल्कुल गद्यात्मक लिख दें, मैं नहीं मानता। जी मैं बहुत बेहतर छंद लिख सकता तो मैं मैंने लिखे हैं। शुरुआती दौर में मैंने बड़े गीत लिखे। जी मैंने गीत लिखे, गजलें भी भैया, लिखी। कोई 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 किसी गीत की अगर कुछ पंक्तियां हो जाती तो बड़ा मजा आ जाता, अगर आपको अभी तो, स्मृति में आ हाँ, रही हो। अभी एक्चुअली अभी तो देखना होगा। अभी तुरंत तो कुछ मेरे पास शायद मिले ना मिले, आजकल कम लिखता हूँ इधर। खैर, देखता हूँ मैं, अभी कुछ मिल जाए। अपनी इस नई पुस्तक के बारे में कुछ भैया बताएं। आखिर ये जो कविताओं की आपकी पुस्तक प्रकाशित हुई, हम्म, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। आखिर ये कविताओं, कहानी लेखन का जो क्षेत्र है और कविता लेखन का क्षेत्र, क्या ये दोनों अलग भाव भूमि पर स्थित हैं, या एक ही भाव भूमि पर? आप क्या मानते हैं? नहीं देखिए, मैं तो मूल रूप से कवि ही हूँ। कविताएं मेरा मूल स्वभाव है। और जी कहानियां भी, हालांकि मैं काफी समय से, कहानियां भी मैंने बचपन में भी कहानियां लिखी हैं। तो दोनों में कोई जी वैर तो है कि आप गद्य लिखे या पद्य लिखे हैं, दोनों में कोई जी वैर नहीं है। कविताएं लिखना अधिक पीड़ादायक है, आपको ज्यादा विह्वल करता है, आपको ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत है कविता लिखने के लिए। और उसमें भाव जो हैं वो थोड़े गूढ़ होने चाहिए। एक जी कहते हैं ना कि जो बात कही गई और जो बात नहीं कही गई, उसके बीच में जी कहीं कविता बात करती है। बिल्कुल। कही गई बात और नहीं कही गई बात के बीच में जो गैप है ना, वहां पे कविता अपनी बात करती है।
कहानियों के साथ मामला है कि थोड़ा मेहनत का काम है, थोड़ा समय ज़्यादा डिमांड करती हैं कहानियाँ, लेकिन कहानियों के माध्यम से कई बार आप अपने उन भावों को व्यक्त कर पाते हैं जो कविताओं में नहीं हो पाती। बहुत बहुत मैं बार कहानियों की बात चल रही है तो मैं राजेश जी के बारे में बता दूं। आदरणीय श्री राजेश कुमार सिंह जी हमारे वरिष्ठ उपन्यासकार हैं और इस समय उत्तर प्रदेश क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के जो है वो भी हैं, अधिकारी भी हैं। तो इन्होंने क्षय रोग पर आधारित कई किताबों का प्रणयन किया है और एक पुस्तक कर्मचारी राजभाषा संस्थान से भी पुरस्कृत हुई है। चाक पर नाचती जिंदगी इनका उपन्यास है। और इसके देखिए, अलावा लघु कथाएं और जीवन के चाक पर, इसमें भी चाक है। और आपकी पुस्तक भी जो है जीवन के चाक पर, तो मतलब गजब की समानताएं हैं और दोनों ही जीवन के मर्म को टटोलती हुई रचनाएं हैं। तो जब मैं, ये ऐसा है प्रकाश जी, जब मैं जी नीरज जी के रचना संसार को देख रहा था तो मैंने जी मेरी 2 उपन्यास मेरे आए हुए, तुमसे क्या छुपाना और चाक सी जी नाचती जिंदगी। अब हम जी इसको जब देख रहे थे तो इसमें एक जीवन के चाक पर आपकी एक कहानी कविता संग्रह आपका है। तो मैं ये जी सोच रहा था कि जी देखिए दोनों के पुस्तक किस तरह से एक दूसरे से समन्वय या कहिए कि मेल कर रहे हैं। हाँ, जी तो मैं जब आपने भेजा था आपका जो आपका परिचय था, संक्षिप्त परिचय था, तो मुझे वो जी बहुत ही हर्ष हुआ था और मुझे कुछ अपनत्व सा महसूस हुआ था उसको। बिल्कुल जी। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं एक भावभूमि पर हैं खड़े। तो मैं चाहता हूं कि राजेश भैया आपका जो उपन्यास है, जो जीवन के वो चाक सी नाचती जिंदगी, उसकी कुछ पृष्ठभूमि थोड़ा सा अगर बता सकें आप जो है। चाक सी नाचती जिंदगी एक ऐसे युवक की कहानी है जो कि बहुत ही अपने जीवन में संघर्ष करता है और उसकी गरीबी उसका साथ छोड़ नहीं रही। और जी संजोग से वह लड़का जो है स्वयं कुंभकार है और उसके जी परिवार का जीवन भोजन जो पोषण है, जिसका आधार है, जी वो व्यवसाय उसका चाक और मिट्टी के बर्तन बनाना है। वो अपने दादा जी से बहुत प्यार करता है और बहुत ही जी उसके पास जो है मेधा है, लेकिन जी एक बहुत ही भीषण दिक्कत होती है कि उसको माइग्रेन की शिकायत होती है और वह किसी जी ऐसे डॉक्टर से सलाह लेता है कि, जी और वो दर्द की दवाइयां ज्यादा खाता है जिसके चलते उसकी किडनी खराब हो जाती है। और अरे उसके जीवन में खाली किडनी ही नहीं खराब होती है, उसके साथ जी जीवन जो है संघर्षों से भरा है। एक एक पात्र, जिस समय वो मुंबई में नौकरी करता है, उसको जी चैलेंजेस कदम दर कदम मिलते हैं और बहुत ही जी मार्मिक कारुणिक कहानी है। इस जी कहानी को जब तक पूरा ना पढ़ा जाए तब तक वो पूरा नहीं होता है। निश्चित और निश्चित तौर पर मैं निश्चित। बहुत ही उसके विषय में, तुमसे क्या छुपाना ट्यूबरक्लोसिस पर है और वो चाक की राहती जिंदगी वो किडनी जी डिजीज पर ही। जी तो तो यही भैया है। तो नीरज जी, मैं एक और रिक्वेस्ट रहेगी मेरी। एक आपकी कहानी मैंने पढ़ी थी, टूटे पंखों वाली लड़की। चिड़िया, तो हाँ। उसका उसका संदर्भ थोड़ा सा अगर आप बता सकें तो बड़ा अच्छा रहेगा। टूटे पंखों वाली चिड़िया जो है, ये जी कोरोना कोरोना काल में लिखी गई थी कहानी। और जी ये एक सच्ची कहानी मतलब इसका कुछ सूत्र जो है ना, वो वास्तविक जीवन से लिया गया है। जी उसकी जो नायिका है वो जी वास्तव में है दुनिया में। तो जी और एक घटना घटी,
नहीं, ऐसी कहानी तो खैर कल्पना से पढ़ी जाती है, लेकिन उसके कुछ सूत्र वास्तविक जिंदगी से लिए गए हैं। और इसमें उसके पति की डेथ होती है कोरोना के, और उसकी बहन का व्यवहार उसके बाद बदल जाता है। मुस्लिम परिवेश की आने वाली स्त्री थी, तो यही उस कहानी का विषय है कि कैसे वो अपनी बहन के लिए कोरोना के समय में बहुत सेवा करती है, अपने उसके बहन के पति की सेवा करती है। लेकिन जब इस जाने की बारी आती है अपने तलाकशुदा पति के पास, एक्चुअली इसका पति इसको तलाक है, तलाक के बाद ये आ जाती है अपनी बहन के यहाँ, और यहाँ पर बहुत रिस्क लेकर के सेवा करती है। लेकिन बाद में जब वहां उसका पति मृत्यु सैया पे होता है, तो ये जाना चाहती है। इसकी अलाउ नहीं करती कि नहीं, कोरोना में तुम जाओगी तो सबको इन्फेक्शन हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो ये बहुत संवेदनशील विषय था उसके लिए, नायिका के लिए। लेकिन वो तय करती है कि वो जाएगी, लेकिन जब जाती है तब तक पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। यही कहानी का विषय है, टूटे पंखों वाली चिड़िया। आवाज नहीं आ रही है आपकी? आपकी आवाज नहीं आ रही है बंधु। हेलो, अब आ रही है। मेरी आवाज आ रही है भैया? अब आ रही है। जी, तो टूटे पंखों वाली चिड़िया में जो आपने संवेदनाएं, एक सरल शब्दों में संवेदनाएं जो आपने भरी हैं, निश्चित तौर पे वो बहुत ही एक लंबे समय तक याद रखी जाने वाली वो कहानी है। और मैं देख रहा हूं कि भविष्य में हो सकता है किसी पाठ्यक्रम में भी उसको शामिल किया जाए, क्योंकि वो कहानी निश्चित ही मानवीय संवेदनाओं का वो स्तर स्पर्श करती है। तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत खूबसूरत चीज है। अच्छा भैया, एक चीज ये बताएं कि उपन्यास रचना के क्षेत्र में भी आपने कदम बढ़ाए हैं? नहीं, मैंने उपन्यास नहीं लिखा अभी तक। मेरी कहानियां 40 के करीब कहानियां प्रकाशित हुई हैं, लेकिन मैंने उपन्यास नहीं लिखा अभी तक। 3 कविता संकलन हो गया, 2 कहानी संकलन जी। इसके अलावा बहुत सारी। अच्छा, आपकी कुछ कविताएं जो है कई भारतीय भाषाओं में अनुदित भी हुई हैं। हाँ। और तो ये भी हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है, कामायनी परिवार के लिए। और मैं चाहता हूं उनमें से अगर कोई एक ऐसी कविता जो आपके जहन में आ रही हो, उसकी 2-4 पंक्तियां हो जाएं। अच्छा, मैं सुनाता हूँ। एक मेरी बड़ी पुरानी कविता है, और ये बराबर ये लोगों को बहुत पसंद भी आती है, और मैं कई लोगों को सुना चुका इसको। सर सुनाता हूँ कि देखकर सांप आदमी बोला बाप रे बाप। जरा देखिएगा, सांप एक सांप। देखकर सांप आदमी बोला बाप रे बाप, अब तो शहर में भी आ गया सांप। देखकर सांप आदमी बोला बाप रे बाप, अब तो शहर में भी आ गया सांप। सांप सकपकाया, फिर अड़ा और तनकर हो गया खड़ा। सांप सकपकाया, फिर अड़ा और तनकर हो गया खड़ा। फन फैलाकर ली आदमी की माप, आदमी अंदर तक गया काप। आंखें मिलाकर बोला सांप, आंखें मिलाकर बोला सांप, मैं शहर में नहीं आया, मैं शहर में नहीं आया, जंगल में आ गए हैं आप। आप जहाँ खड़े हैं वहां था मोटा बरगद का पेड़। आप जहाँ खड़े हैं वहां था मोटा बरगद का पेड़। उसके कोटर में रहता था मेरा बाप। आपका शहर जंगल को खा गया। आपको लगता है
आपको लगता है सांप शहर में आएगा, आपको लगता है सांप शहर में आएगा। तो ये कविता क्या बात, बहुत अच्छी कविता है। बहुत और आपने जो मैंने देखा था कि आपकी रचनाओं में प्रकृति पर्यावरण की संवेदना है, उसके प्रति आपने उसमें लिखा भी था। मैं अभी रास्ते में जल्दी में देख रहा था, तो सही बात है कि इस रचना के साथ शहर को तो आपका शहर ही खा गया जंगलों को, वो सांप सही बात बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। और आप बहुत ये बहुत ही मतलब समझिए कि ये दिल को छूने वाली आपकी ये कविता थी। अच्छा, मैं एक चीज मैं जानना चाह रहा था, अभी आप कहानियों की बात कर रहे थे, आप लघु कथाएं आपकी हैं या कि बड़ी कहानियां लिखते हैं? मैं बड़ी कहानियां लिखता हूँ, लघु कथाएं भी लिखी है मैंने, कुछ हाँ। लघु कथाएं मेरी आई है, हंस में, कथा देश में, वागर्थ में, सब में आई हैं लघु कथाएं भी। लेकिन मैं बड़ी कहानियां ही लिखता हूँ, मतलब 10-12 पन्नों, 15 पन्नों वाली कहानियां। अच्छा, तो क्यों आइए नीरज जी, एक मिनट मैं आपका समय लूंगा। नीरज जी, ये आप फोन से जुड़े हैं ना? जी जी, फोन से जुड़े। इसको थोड़ा सा वो कर दे, डायगोनल कर ले, जैसे हॉरिजॉन्टल कर लेंगे तो थोड़ा सा बढ़िया व्यू आएगा। नहीं, मैं लैपटॉप से भी जुड़ सकता हूँ, अच्छा, लैपटॉप है मेरे पास। मैं क्योंकि अभी इसमें अभी क्या आ रहा है कि काली पट्टी आ रही है अगल बगल से, उस तरह में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, आप ऐसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इसको? हाँ हाँ, वैसे ही कह रहा था कि काली लेकिन नहीं पट्टी आ का पा रहा है, इसमें नहीं आ पा रहा है। ये इस पे नहीं हो पाएगा, ये इस हाँ, पे नहीं हो लैपटॉप पाएगा। लैपटॉप से हो जाता है। लैपटॉप से। हाँ, यही शिकायत राजेश भैया की उसमें भी थी। नहीं तो मैं अभी थोड़ा हमारे लैपटॉप टाइम लगा। अच्छा, मैं ये कह रहा था जी जी नीरज जी, जी। जी जी आपकी कहानियां जो है, आप जी। कहानियां कहाँ से उठाते? मैंने 2-3 हम एक बहुत बड़े कहानीकार हैं, आपने नाम सुना होगा श्री रामदेव धुरंधर जी का, मॉरिशस के राइटर हैं रामदेव धुरंधर जी। आप सुन पा रहे हैं मुझको? हाँ जी, हाँ जी। तो उनके उनके पास कहानियों का एक तरीका है कि उनके पास बड़ी कहानियां भी हैं, उनकी लघु कथाएं भी हैं, और उनकी छोटी छोटी छड़िकाएं भी हैं। वो छड़िकाएं लिखते हैं, गद्य छड़िका नाम देते हैं, मतलब कि 80 शब्दों में वो पूरी बात कह जाते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये कहानियां जो है, हमें लग रहा है कि आप लैपटॉप को आप रेडी कर रहे हैं क्या? हाँ, लैपटॉप में भी मैं ठीक। अच्छा राजेश भैया, एक गद्य भ्रमर जो है, गद्य भ्रमर को आप एक साहित्यिक विधा के रूप में आपने स्थापित किया है। जी हाँ हाँ, तो मैं चाहता हूं कि एक अब गद्य भ्रमर जो गद्य है ना, भ्रमर से जो है, हाँ हाँ, इसमें अभी कैमरा, हाँ, लैपटॉप से नीरज जी जुड़ गए हैं, लेकिन अभी इनका डिस्प्ले शो नहीं हो रहा है, कैमरा। देखिए, गद्य भ्रमर जो है, ये मेरे जी दिमाग में आया जैसे गद्य जी छड़िकाएं होती थी धुरंधर जी की। तो धुरंधर जी जी तो हम नहीं हो सकते थे, लेकिन मेरे मन जी में आया कि कुछ ऐसी छोटी पंक्तियां कही जाए कि बहुत ही कम जी शब्दों में वो पूरी हो जाए। जैसे मैंने, अगर आप जी देखें, मैंने गद्य भ्रमर की एक आपने आया होगा फेसबुक पर कि राम के पद और पादुकाएं। जी गद्य भ्रमर गद्य भ्रमर जी की एक छोटा सा मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि राम के जी पद एवं पादुकाएं, इसमें हम जी पढ़ेंगे और हम शायद जी एक 25 सेकंड के अंदर जो है हम पूरी एक छोटी लघु कथा पढ़ जाएंगे। नीरज जी, जी आप इधर थोड़ा देखिएगा, एक छोटी सी गद्य भ्रमर करके, जैसे एक बड़ी कथा हो गई, एक लघु कथा हुई, एक क्षणिकाएं हुई,
तो मैंने गद भ्रमर लिखा था, तो उसी को मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। श्री राम की चरण पादुकाएं अयोध्या की ओर चली, श्री राम की चरण पादुकाएं अयोध्या की ओर चली, भाई भरत ने उन्हें अयोध्या के राज सिंहासन पर पढ़ाया और स्वयं नंदीग्राम पहुंचकर आसन जमा लिया। इधर राम के पद कंटक भरे मार्ग की ओर निकल पड़े, राम के पद और पादुकाओं ने अपने आसन बदले लेकिन मन नहीं बदला। भ्रमर पूरा हो गया। मेरे समझ रहे हैं, ये मैंने जो क्या? पढ़ा है आपको समझ में आया हो? जी जी, लास्ट में थोड़ा सा आवाज आपकी रुक गई थी। मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ इसको, गद्य ब्रह्म को। नीरज जी सुनिएगा कि श्री राम की चरण पादुकाएं अयोध्या की ओर चली, भाई भरत ने उन्हें अयोध्या के राज सिंहासन पर पढ़ाया, स्वयं नंदीग्राम पहुंचकर आसन जमा लिया। इधर राम के पद कंटक भरे मार्ग की ओर निकल पड़े, राम के पद और पादुकाओं ने अपने आसन बदले लेकिन मन नहीं बदला। राम के पद और पादुकाओं ने अपने आसन बदले लेकिन मन नहीं बदला, दोनों अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहे। जो पद थे वो वो अयोध्या से जंगल की तरफ चल दिए, और जो चरण पादुकाएं थी वो जंगल से अयोध्या में आ गई, लेकिन दोनों अपने कर्तव्य पर डटे। ये छोटी सी चंद पंक्तियों में ये मैंने लिखा था। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि कहानियां अधिकांश कथानक जो है अपने इर्द गिर्द से साहित्यकार उठाता है, और कुछ कल्पना लोक से उठाता है, और कुछ रामदेव धुरंधर के विषय में तो हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि हम ब्रह्मांड से कहानी उतार लाते हैं, ब्रह्मांड से भी कहानी, मतलब कि कल्पनाशीलता इतना बृहद हो जाती है कि उसमें हम आदिकाल पौराणिक काल, जैसे आपने देखा होगा कामायनी में जो कामायनी है जयशंकर प्रसाद की, अब उन्होंने जो है बहुत सारी कल्पनाएं की है, प्रलय की कल्पना की है या बहुत कुछ की है। तो क्या आपकी भी कहानियां ऐसी है कि जो कहीं आसपास से कल्पना से है, या कहीं सही कहानियां कहीं समाज में आपने देखा और उसको कहानियों में डाल दिया? मैं तो बिल्कुल जो कुछ परिवेश में घटता है, मैं ब्रह्मांड तक तो मेरी पहुंच नहीं है, लेकिन सामाजिक परिवेश में, परिवार में, आसपास में जो कुछ घटता है, देश काल में जो कुछ भी हो रहा है, मैं वहीं से प्रेरणा, वहीं से सूत्र पकड़ता हूँ। तो अभी कई कहानियों में कल्पना के घोड़े तो दौड़ाने ही पड़ेंगे, कल्पना के रंग भरने पड़ते हैं, लेकिन जो सूत्र है वो तो समाज से बिल्कुल जीते जागते चरित्र मेरी कहानियों में आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा भैया, अभी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अभी जो ताजी कहानी आपकी पब्लिश होकर आई हो उसका थोड़ा सा आप कथोपकथन बता सकें, या उसका कथानक बता सकें तो थोड़ा सा बड़ा अच्छा लगेगा हमें। जैसे देखिए कि अभी एक कहानी आई थी मेरी वागर्थ में, कब्रिस्तान की रखवाली। तो ये झारखंड के परिवेश की कहानी है। चूंकि मैं यहीं पैदा भी हुआ इसी राज्य में, तो जंगल मेरी रचनाओं में बार बार मूल तत्व के रूप में उभर करके आ जाता है। जंगल, उससे जुड़ी समस्या, उसके लोग, तो वो तत्व हमेशा रहता है। तो जैसे कब्रिस्तान की रखवाली में क्या है कि एक कैरेक्टर है, वो काम करता है किसी क्लब में, और वो रात में लौटता है, थोड़ी सी शराब पी लेता है वो। तो वो देखता है कि एक दिन कोई आदमी, एक कब्रिस्तान में एक आदमी बैठा हुआ है जो उसे आता है और उसको रोक करके उससे खैनी मांगता है। वो देता है उसको खैनी, उससे फिर बातचीत करता है, फिर वो उसके साइकिल पे बैठ जाता है, और ये रोज का क्रम बन जाता है। धीरे धीरे दोनों में परिचय होता है कि ये कौन आदमी है। तो कहानी बताता है कि मेरी कैसे जमीन
थी वहां पे कैसे हड़प ली गई, उसके बेटे को बेवकूफ बना करके और बहुत सारा धन दौलत का लालच दे करके उसकी आदतें खराब करी गई। पहले उसको शराब पीने की आदत दी गई, उसके लिए बाइक खरीदी गई, और जब उसकी आदत खराब हो गई तो उसकी जमीन उन लोगों ने हड़प ली और इसकी हत्या कर दी। उसके बेटे वो एक्चुअली वो जो आदमी रहता है वो परेशान रहता है कि मेरे बेटे के बारे में पता कर दो, जरा मेरी मदद करो। जब ये आदमी जी पता करने जाता है तो पता चलता है कि उसके बेटे की तो हत्या हो चुकी है, जी जिसने जमीन पे बिल्डिंग बनाई। बाद में पता जी करता है कि यार उसका बाप कहाँ मिलेगा, तब पता चलता है उसका बाप तो और भी पहले मर चुका, उस लड़के से भी पहले उसकी हत्या हो चुकी थी। तो बताइए। ये हाँ, हाँ, थोड़ा थोड़े थोड़ी थोड़ी रहस्यमयी कहानी है ये, अगर तो निश्चित तौर जनवरी से, में निश्चित आई तौर थी। से। हाँ, जी तो ये है कि जमीन को कैसे हड़पा जा रहा है, और हड़पने वाले भी उसी समाज के लोग हैं, और जिनकी जी, जमीनें जा रही है वो भी उसी समाज के लोग हैं। कोई जरूरी नहीं है क्या कि बात। बाहर का ही आदमी आकर के, यूपी बिहार का ही आदमी आकर के हड़प रहा है। लोग जो जो हाँ, स्थानीय समाज के भी ये लोग हैं आपने एक वो मौलिक, ये आपने मौलिक मौलिक समस्या रखी जो है अपनी कहानी में। हालांकि आमतौर पर स्थापित जो मान्यता है वो यही है कि जो दूसरे लोग हैं, जो बाहरी लोग हैं, वही वही जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। हाँ, तो स्थापित मान्यताओं को तोड़ना ही साहित्यकार का काम होता है। जब तक आप जी जी जो स्थापना है उसको तोड़ेंगे नहीं तो जी साहित्य जी, आगे की ओर उन्मुख नहीं होगा। साहित्यकार का काम ही यही है कि स्थापना को तोड़ना। तो ये बिल्कुल। स्थापना बना दी अच्छा, गई है। जीवन भैया, एक मैं आपकी कविता की पुस्तक से बात उठाना चाहता हूँ। जो जीवन के चाक पर आपका ये शीर्षक है, तो ये शीर्षक रखने का क्या, कैसे विचार आया बहुत आपके मन में? बहुत सुंदर सवाल है ये। सवाल ऐसे आया कि जैसे चाक पर चीजें गढ़ी जाती है ना, चाक पर जी कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो जीवन के चाक पर यानी कि जीवन के अनुभवों से सृजित कविताएं हैं ये कविताएं कुछ भी हवा हवाई कविताएं नहीं है। जो देखी गई जी बातें, जो सुनी गई बातें, जो संघर्ष दिमाग में उपजा, जो प्रतिरोध दिमाग में उपजा, जो प्रेम दिमाग में उपजा, ये उसकी कविताएं हैं। तो इसीलिए वो जी जीवन के चाक पर, जीवन जीवन के अनुभवों से पूरित रचनाएं हैं ये। इसमें इसमें आपको हर एक शब्द में जीवन झांकता हुआ मिलेगा, कहीं भी बिल्कुल जी वायवीय नहीं है, यथार्थ से दूर की कविताएं नहीं है, बल्कि यथार्थ के ठोस धरातल पर खड़ी हुई कविताएं हैं। बिल्कुल खम्ब खम्ब ठोक करके खड़ी है कि नहीं, यही आज का सच है, यही आज का सत्य है जो ये कवि कह रहा है, जो इस कविता में, इस किताब की कविताओं में हाँ बातें आ रही है। तो इसीलिए उसका नाम, मेरे पास एक्चुअली 6 महीने तक मैं सिर्फ जी इसलिए उसको नहीं भेज पाया प्रकाशक को कि मैं इसके लिए जी शीर्षक ही नहीं ढूंढ पाया। तो 6 महीने के जी, बाद ये शीर्षक मुझे थोड़ा भाया कि हाँ, जीवन के चाक पर, तो ये मैंने एक शीर्षक लंबी रखा है। एक लंबा चिंतन, एक लंबा समय लगा। हाँ, अच्छा, 6 महीना लगा बिल्कुल। जी मैं एक चीज और जानना चाहूंगा मंच की तरफ से कि क्या आपकी कविताओं के विषय में कहीं राजनीति भी स्थान रखती है, कहीं बिल्कुल समाज रखते भी रखता है, कहीं पर्यावरण की चिंताएं भी हैं? बिल्कुल है। राजनीति तो तो जीवन का आवश्यक अंग है। कोई कर कहे कि मैं राजनीति नहीं करता या राजनीति से परहेज करता हूँ, तो उससे बड़ा झूठा जी कोई नहीं दुनिया में। राजनीति तो जी जीवन का सबसे आवश्यक अंग है। हम इस समाज में रह रहे हैं, जी इस देश में रह रहे हैं, इस देश की राजनीति हमारे जीवन को, हमारे बच्चों के भविष्य को प्रभावित कर रही है। अगर कश्मीर में कुछ हो निश्चित रहा तौर है से। तो हमारे बच्चों के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो हम उससे अप्रभावित कैसे रह जी सकते हैं? अगर तो हम पत्थर के कहे निश्चित। जाएंगे। हम इंसान, हम मानवीय जो मूल तत्व है उसका अभाव है अगर जी ऐसा हम कहते हैं। राजनीति बिल्कुल है। जी जी हाँ, पर्यावरण जी। है, समाज है, ये तो जीवन परिवेश का हिस्सा है। चूंकि आप जहाँ रहते हैं, जहाँ अच्छा, जीवन जी खाते राजनीति, हैं। राजनीति पर कोई एक कविता जो आपकी इस कविता संग्रह में आपने संग्रहित की हो, अगर सुना सके बहुत तो सारी बहुत कविता
कृपा होगी। कोई एक बहुत कविता जो आपको पसंद हो। बहुत सारी कविताएं हैं इसमें, मैं कोशिश करता हूँ अभी निकालने की। जी निकालता हूँ तुरंत। तब तक राजेश जी कुछ राजेश भैया, मैं निवेदन करता हूं आपसे कि आपकी एक रचना हमने सुना था बहुत पहले, बहुत उसको पढ़ा भी था, और वो है कुंभ मेला पे आपने एक काव्य कथा वेथिका, साहित्य की एक नई विधा के रूप में आप जो है कहानियों को, नीरज भैया मैं इनके बारे में बता दूं हाँ कि जी जी कहानियों को ये कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त है। वाह। तो महाकुंभ का जो सजीव वर्णन राजेश भैया ने अपनी काव्य कथा वीथिका में किया है, हम्म। निश्चित तौर पर साहित्य की एक नई विधा को पंख लगते हुए दिखेंगे आपको, अगर हम्म, इनकी सुनी जाए काव्य कथा वीथिका कुंभ पर आधारित। बिल्कुल तो सुनाई। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री राजेश कुमार सिंह जी से कि वो जरूर से जरूर हमें। कोशिश कर रहा हूँ। हमने भी जो है थोड़ा सा आज अस्थिरता हो गई है। जी काव्य ये कुंभ बहुत पहले, इस कुंभ से पहले के कुंभ पर मैंने काव्य कथा वेदिका में मैं अपने पत्नी के जी साथ गया था। और जी वो देखिए उसमें कुंभ का एक ऐसा रंग है कि भारत के जी हर कोने से लोग आते हैं। अब उस समय मोबाइल का जमाना कब मतलब था, तो हुआ क्या कि मेरी पत्नी स्नान करने गई और उसके बाद हम भी स्नान करके आए और लौट कर आए तो हम एक जगह खड़े थे। तब तक जो है, तब तक एक महिला मध्य प्रदेश की थी और वो मुझे जी देखने में मध्य प्रदेश के मतलब ग्रामीण अंचल की महिला होंगी वो, और उनके पास जी कोई मोबाइल नहीं था। उनके पास कोई क्या मोबाइल नहीं था, लेकिन वो फोटो खींचते हुए देखकर बोली मेरा भी फोटो खींच लो। हाँ, तो मेरी क्या पत्नी ने उनसे ज्यादा सहृदयता दिखाते हुए उनको भी लिया और हम तीनों ने फोटो खींचा और वो फोटो खींच गया। उन्हें ये नहीं पता था कि फोटो खींचा जाएगा तो मुझे कैसे मिलेगा, ना तो उनके पास कोई नंबर था ना मोबाइल था। तो मैंने एक कहानी लिखी थी उस समय, मैं छोटी सी एक कहानी, एक लघु कथा लिख देता था कविता में और मैंने उसका नाम दिया काव्य कथा वीथिका। तो उसमें मैंने वो लिखा था कि कुंभ कहानी कहती है रिश्तों की, कुंभ कहानी कहती रिश्तों की परिभाषा करती, दो नदियों का संगम होता है आपस में हिल मिल कर बहती। वह मध्य प्रदेश से आई थी, वह मध्य प्रदेश से आई थी, मैं भी पत्नी संग पहुंचा था। संगम में डुबकी ली सबने, मैं सेल्फी लेने को मचला था। दो स्वर मिलकर के बोल पड़े, दो स्वर मिलकर के बोल पड़े, हम दोनों की फोटो ले लो। दोनों एक दूसरे को नहीं जान रहे हैं और एक ही साथ कहते मेरी पत्नी, और वो भी कहती है कि हम दोनों की भी फोटो ले लो। तो मैंने लिखा कि दो स्वर मिलकर बोल पड़े, हम दोनों की फोटो ले लो, हम गंगा से मिलने आए, संगम जल में अमृत घोलो, संगम जल में अमृत घोलो। दो अनजानों का नेह मिलन, दो अनजानों का नेह मिलन, संगम तट पर देखा मैंने, दो अनजान पथिकों का अद्भुत फोटो खींचा मैंने। उस बीते पल का सुखद दृश्य मेरे दिल को अति भाता है। मेरी इस काव्य कथा बीथिका की यह बिल्कुल सच्ची गाथा है। मैंने ये लिखा था, क्या इसलिए बात। छोटी सी रचना में मैंने उसका चित्रण किया। मुझे ये लगा कि वो महिला इस तरह से इनसे मिली, हमारी पत्नी से, कि लगता था कि वो काफी दिनों से मिली हैं और दो सहेलियां हैं और वो हमसे कह रही हैं कि हम लोगों की भी फोटो ले लो। मुझे यह रहस्य जी समझ में नहीं आया कि वो ये क्या। जी निश्चित बहुत तौर पे बढ़िया। भावपूर्ण उद्वेग थे
तो नीरज जी, हम आपकी कविता सुनना चाहेंगे। एक कविता देखिए, शीर्षक है भेड़िया। भेड़िया। जी जी। हर तरफ भेड़िया भेड़िया का शोर है, हर तरफ भेड़िया भेड़िया का शोर है। भेड़िए का होना असंदिग्ध है, पर भेड़िया दृश्य है। भेड़िए का क्या होना बात। असंदिग्ध है, पर भेड़िया दृश्य है। भेड़िए का मारा जाना जरूरी है। सब एक मत हैं, सब एक मत हैं, पूर्ण तैयारी है। तलवार बर्छी भाला लिए घूम रहे हैं लोग। एक तरफ है लठैतों का पहरा, कुछ लोग हाथों में थामे हैं बंदूकें भी। पर भेड़िया मिल नहीं रहा, पर भेड़िया मिल नहीं रहा। भेड़िया आदमी बन चुका है, भेड़िया आदमी बन चुका है। भेड़िया सीख चुका है रूप बदलना। भेड़िया शामिल हो चुका है पहरेदारों की भीड़ में। अब हर व्यक्ति संदिग्ध है, अब हर व्यक्ति संदिग्ध है। उसे ढूंढना दुस्साध्य, उसे ढूंढना दुस्साध्य। ये थी क्या कविता। बात। बहुत ही मार्मिक, प्रतीकों से बहुत समृद्ध, ही और एक एक प्रतीक अपने आप में अद्भुत आख्यान प्रस्तुत करता हुआ। निश्चित तौर पे बहुत उत्कृष्ट उत्कृष्ट रचना। इस कविता से मतलब बहुत मारक कविता है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। अच्छा, भाषा भाषा वाला प्रसंग तो छूट गया, भाषा के नेट आपने सुनाया। मूल जो भाषा कविता है हाँ हाँ, इस संकलन की। भाषा वाली कविता रह गई, वो मैं सुना देता हूँ जी आपको। हाँ, जी। शाबाश, शाबाश। रोने की कोई भाषा नहीं होती, रोने की कोई भाषा नहीं होती। कोई भाषा नहीं। न ही हंसने की होती है कोई भाषा, न ही हंसने की होती है कोई भाषा। हंसी और रुलाई के अंतर को आप समझ सकते हैं बिना कोई भाषा जाने। हंसी क्या और बात। रुलाई के अंतर को आप समझ सकते हैं बिना कोई भाषा जाने। प्रेम की भी कोई भाषा नहीं, प्रेम की भी कोई भाषा नहीं होती। प्रेम आंखों से उतरकर, प्रेम आंखों से उतरकर संचरित होता है हृदय की मरुभूमि तक निर्वात में। प्रेम प्रेम आंखों से उतर संचरित होता है हृदय की मरुभूमि तक निर्वात में, बिना किसी भाषाई माध्यम के। पर हिंसा की भाषा होती है, पर हिंसा की भाषा होती है। भाषा। चुप रहकर कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई, चुप रहकर क्या बात। कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई। सबसे बड़ा योद्धा, सबसे बड़ा योद्धा बोलता है सबसे उत्तेजक भाषा। नफरत की भाषा फैलती है संक्रामक रोग की तरह। सबसे ज्यादा उन्नत भाषा के लोगों ने लड़ी हैं सबसे ज्यादा लड़ाइयां। सबसे ज्यादा उन्नत भाषा के लोगों ने लड़ी हैं सबसे ज्यादा लड़ाइयां, बहाया है सबसे ज्यादा खून। धर्मों की भाषा होती है, धर्मों की भाषा होती है। बिना भाषा के पैरों के कोई धर्म नहीं चल सकता एक भी कदम। धर्म और भाषा के नाम पर, धर्म और भाषा के नाम पर आज तक हुए हैं सबसे ज्यादा कत्लेआम। सबसे अच्छी क्या बात कविताएं है। और कहानियां, सबसे अच्छी कविताएं और कहानियां लिखने वालों का समाज होता है सबसे ज्यादा हिंसक। सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा अच्छी कहानियां और कविताएं लिखने वालों का समाज होता है सबसे ज्यादा हिंसक। ये थी कविता क्या भाषा। मर्म को स्पर्श करते हुए ये रचना है। वाकई में जो प्रेम की भाषा है, जो स्नेह की भाषा है, उसमें शब्द नहीं सिर्फ भाव होते हैं। हाँ, आपके निश्चित तौर चेहरे पे। का उस अच्छा, ये आंख बताइए, का भाव। वर्तमान साहित्य की जो दिशा जा रही है, अगर आप देखें ज्ञानेंद्र के बाद और राजेंद्र यादव के बाद, तो साहित्य में इतनी गुटबंदियां, जो वैचारिक गुटबंदियां नजर आ रही हैं, तो उसके पीछे आप क्या कारण समझते हैं? गुटबंदियां जो है ना, देखिए दो कारण है। एक तो कुछ राजनीतिक रुझान है, और दूसरी बात कुछ जी मजबूरियां। क्या होता है जी। कि लोगों को लगता है कि उस गुट में शामिल हुए बगैर या एक खास तरह की बात किए बगैर
साहित्य में हमारा वो स्थान नहीं होगा, साहित्य में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, साहित्य में हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसलिए भी लोग उस तरह की गुटबंदियों में शामिल हो जाते हैं। ये गुटबंदियां नुकसान करती हैं समाज का। सबसे बुरा चीज क्या हुआ कि पाठकों का विश्वास इन गुटबंदियों के चलते या राजनीतिक विचारों के चलते पाठकों का विश्वास टूट गया, खत्म हो गया हिंदी के साहित्य से। जैसे अभी कश्मीर में कोई घटना हुई और कोई लेखक कहे, कोई साहित्यकार कहे कि नहीं नहीं कश्मीर में तो कुछ हुआ ही नहीं, वहां तो बड़े अच्छे लोग हैं, वो खाना खिला रहे हैं, वो फ्री में बैठा रहे हैं, वो कंधे में घुमा रहे हैं, दूसरा ही तस्वीर आप प्रस्तुत करें, तो पाठकों को लगता है यार ये तो झूठा है। जो आम जनता है, रचनाएं तो वही पढ़ती, उसको लगता है ये तो अविश्वसनीय है, झूठा है, इसकी विश्वसनीयता जो है संदिग्ध है। तो उसके चलते पूरी तरह से हिंदी साहित्य से उसका टूटता है। उसको लगता है कि सब सारे हिंदी वाले, सारे हिंदी के रचनाकार इसी तरह से सोचते हैं, ऐसी ही बात करते हैं। तो नुकसान तो इसका बड़ा है। इसलिए कहना चाहिए, सत्य को सत्य कहना चाहिए, बगैर इस बात से डरे कि समाज में इसका क्या असर हो जाएगा और क्या नुकसान हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग रन जो दीर्घावधि में जो सत्य है वही बेहतर परिणाम देता है, ना कि झूठ की बातें। बिल्कुल। दूसरा एक बड़ा सवाल उठता है साहित्य में कि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हिंदी कविता के पाठक खत्म हो गए हैं या हिंदी कविता के पाठक नहीं हैं, हिंदी की कविता की किताबें नहीं बिकती हैं। तो ऐसा क्या हुआ बीते कुछ वर्षों में कि हिंदी कविताओं से पाठक कम हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गलत बात। हुआ क्या जी, हिंदी कविता से ही नहीं, हिंदी कहानियों से भी पाठक कम हुए। हिंदी कहानियों, एक तो हिंदी कविता को और कहानियों को अबूझ बना दिया गया, इतना ज्यादा अबूझ बना दिया गया कि पाठक के लिए वो मानसिक श्रम का काम हो जाता है कि वो पहले मानसिक रूप से उतना दृढ़ हो, उतना तैयारी करे, फिर उस कहानी को खोले, कहानी को पढ़ पाए, उसके अर्थ को समझ पाए। कविता के साथ भी वही दिक्कत। तो जी। अच्छा नीरज भैया, इस संदर्भ में जो है मैं राजेश भैया के साहित्य रचना की तारीफ करूंगा। मतलब इतना सरल और इतना सहज शब्द रहते हैं। मैंने आपकी रचनाएं भी पढ़ी, राजेश भैया की भी रचनाएं पढ़ी। राजेश भैया का चाहे उपन्यास रचना कर्म रहा हो, चाहे गद्य भ्रमर रहा हो, अभी आपने आपको जैसे उन्होंने गद्य भ्रमर सुनाया, आपने देखा कि जरा से भी दिमाग को बहुत ज्यादा हलचल नहीं करनी पड़ी उसके लिए। और आपकी जो कविताएं हैं उनको भी समझने के लिए दिमाग को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन कुछ ऐसे रचनाकार हैं जिनकी कविताओं को पढ़ते हुए वाकई में बड़ा असहज, जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जिसे हिंदी साहित्य की बुनियादी समझ नहीं है, वो निश्चित तौर पर उन कविताओं को नहीं पढ़ सकता, नहीं समझ सकता। बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस तर्क से। आप बिल्कुल नीरज जी जो कह रहे थे एकदम बिल्कुल सही कह रहे थे कि हिंदी को हम व्याकरण, उसके क्लिष्ट भाषा, शब्दों का के जंजाल में, तो जो आम जनमानस है, जो श्रोता है, जो कविता पढ़ता है, अब हम अगर कहें हमारे पुराने जो हमारे कवि हुआ करते थे, सबसे लोकप्रिय जो कविता होती थी जो हम पढ़ते थे, जैसे हल्दी घाटी पढ़ रहे हैं, तो हल्दी घाटी पढ़ रहे हैं तो ओज की कविता है, पढ़ी जा रही है, बहुत आराम से समझी जा रही है। अब हम उसको भावों के साथ और ऐसे ऐसे गुण रास्यों के साथ पिरो दें तो साहित्य कर तक सिमट कर रह जाएगी। और जो भी जो गंभीर साहित्य को पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं साहित्य के, हम बात कर रहे हैं कविताओं को के श्रोता, जो हम आम जनमानस। अब मान लीजिए कि कोई समाज काल और से खंड काल से और आसपास के वातावरण से कविता उठाई जाए और उस कविता को इतना ऐसा बना दिया जाए कि पाठक उसके अंत तक जा ही नहीं पाए और ये जान ही नहीं पाए कि इन्होंने आगे कहा क्या और ये कहना क्या चाह रहे थे। तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। आपकी एक कविता, अभी आपने बोला, एक व्यंग कहा, आपने पर्यावरण से जुड़ी एक कविता कही, वो सीधे सीधे कहा आपने और हमने समझा और
खाली समझा नहीं, हमारे मन जो है खुश हो गया अंदर से जब पाठक ना वाह उसके मन में आ जाए कि वाकई। नीरज जी, मैं एक प्रश्न आपसे जानना चाह रहा था, एक सवाल है, आपके लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? ये बड़ा मुश्किल सवाल बड़ा है अच्छा सब। सवाल है बड़ा सब कठिन लोग सवाल और बड़ा अच्छा सवाल है। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। मुझे भीष्म साहनी की कहानियां बड़ी अच्छी लगती हैं। बहुत सारे लोग हैं, अभी जी भी कई सारे लोग बहुत अच्छी कहानियां लिख रहे हैं। कविता कई चलिए, बहुत लोग बहुत बढ़िया है। अच्छे। कोई न कोई होता क्या है कि कोई न कोई ऐसा साहित्यकार होता है जिसे हम लोग, जैसे नहीं कि पढ़ते थे, अब हम विद्यालय में पढ़ते थे, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना अंधेरा धरा पर कहीं, उसको हम रास्ते में गाते चलते थे। मतलब ये नहीं कहते कि कभी कभी होता क्या है ना कि किसी किसी चीजें ऐसी इतना अंदर तक छू जाती है कि उसको आदमी बार बार पढ़ना चाहता है, हाँ, चाहे वो बिल्कुल शंकर प्रसाद की जो कामायनी की नहीं रचना जो पढ़ते हैं, अगर आंसू हम वगैरह। अगर हम थोड़े थोड़े 50 साल पहले की बात करें तो दिनकर मुझे बड़े प्रिय हैं। लेकिन जी समकालीन की अगर बात करें तो समकालीन लोगों में बहुत सारे लोग हैं। देखिए, लिखने वालों की कोई कमी नहीं है, लोग लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। दिक्कत सिर्फ वही है जो सूर्य प्रकाश जी ने बात कही, गुटबंदी और धारा की गुलामी। उससे जिस समय हिंदी साहित्य उभरेगा विचारधारा की गुलामी से और गुटबंदी से, तो उस समय पुनः पाठकों को ये प्रिय होगा, पुनः पाठकों से कनेक्ट करेगा, पुनः पाठक इसके साथ जुड़ेंगे। आज भी युवा वर्ग तो पढ़ रहा है, ऐसा अपने अपनी रुचि के अनुसार चीजें खोज ले रहा है। हिंदी में नहीं मिलेगा तो अंग्रेजी में पढ़े, अंग्रेजी में नहीं मिलेगा तो उर्दू बिल्कुल में पढ़े। अब रेखता के कार्यक्रमों में बिल्कुल जाइए, भीड़ रहती है, उसमें 10,000 लोग, बिल्कुल 5,000 युवा लड़के लड़कियां के हाँ, ये बिल्कुल कार्यक्रम। का तो बहुत बहुत। ऐसा नहीं है कि युवा वर्ग पढ़ना नहीं चाह रहा है, लेकिन उसकी रुचि के अनुरूप आप चीजें नहीं दे रहे हैं। और जो जी संगठित होकर के जो लोग चीजों को आगे बढ़ा, उनकी चीजें अरुचिकर है, उनकी चीजें जी भ्रमित करने वाली है, उनकी चीजें अविश्वसनीय है, इसलिए पाठकों जी बहुत। अच्छा अच्छा इस समय मैं एक प्रवृत्ति और देख पा रहा हूँ नीरज जी, आपने भी महसूस किया होगा कि कुछ लोग एक किसी एक खास पुस्तक का संपादन करके उसमें 100-200 कवियों की रचनाएं पब्लिश करते हैं किसी प्रकाशन से। तो इसका साहित्यिक मूल्य क्या है आपकी नजर में? नहीं, देखिए, साहित्यिक मूल्य क्या 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 है। साहित्यिक मूल्य तो यही है कि समय के साथ ना जो खराब साहित्य है वो रह जाएगा, जो बेहतर साहित्य है वो आगे बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, जी ठीक है, कुछ किस तरह से कोई काम कर रहे हैं तो करने दिया जाए। यहाँ तो जी मैंने देखा, लोगों पर्चे मंगा करके उसी को किताब बना करके छाप, कोई दिक्कत नहीं जी है। जी जी कुछ तो बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कुछ तो अच्छा ही कर रहे हैं, कम से कम हत्या नहीं कर रहे किसी की, किसी का गला नहीं काट रहे, किसी का लूट नहीं रहे। बेहतर ही है, कम से कम बिल्कुल सार्थक कर बिल्कुल पॉजिटिव कर। जी। अच्छा, जो हमारे युवा रचनाकार हैं, युवा कलमकार हैं, चाहे वो कवि हों, चाहे कहानीकार हों या आलेख लिखने वाले हों, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आखिर वो कलम में क्या प्रभाव पैदा करें कि उनकी जो रचनाएं हैं वो दीर्घजीवी हो? देखिए, वैचारिक वैचारिक रूप से समृद्ध होना लिखने की पहली जी शर्त होनी। आपने कितना पढ़ा है वो आपकी रचनाओं में जी उभर करके आएगा। तो सबसे पहले तो खूब जी पढ़ना चाहिए और वैचारिक रूप जी से स्वयं को समृद्ध करना चाहिए। आप आप जी समय के बारे में, देश के बारे में, राजनीति के बारे में, इतिहास के बारे में, संस्कृति के बारे में क्या समझ रखते हैं, जो भी समझ, जैसी भी समझ आप रखते, बट एक स्पष्ट समझ होनी चाहिए। तभी आपकी रचनाएं परिपक्व रूप से सामने आएंगी और उसमें कुछ महत्व होगा, कुछ मौलिक तत्व होगा जो लोगों को अच्छा लगेगा।
बगैर वैचारिक निश्चित तौर प्रगाढ़ता के बगैर वैचारिक परिपक्वता के रचनाएं परिपक्व नहीं हो सकती। जी, बहुत बहुत सार्थक संदेश। और हमारे लिए कुछ सुझाव हो, कामायनी मंच के लिए आपका कुछ मार्गदर्शन हो, कुछ सुझाव हो, तो हम उसको भी आगे कंटिन्यू करेंगे, सुधार करेंगे। नहीं, आप मुश्किल काम कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ पाए, यही सफलता होगी। जी तो जोड़ना जी जी दरअसल संगठन का जो काम है ना, और संगठनकर्ता जी का काम बहुत ही कठिन काम होता है। हर व्यक्ति संगठन करता नहीं होता, जिससे मैं संगठन करता नहीं हूँ। तो जी जी ये कठिन काम है जो आपने जिम्मेवारी आपने ली। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। यही एक किया जा सकता है। अच्छी बातें लोगों जी तक पहुंचानी है अगर, तो उनको अपने साथ जोड़ना ही पड़ेगा। तो हम अपनी बातें बिल्कुल कहते रह जाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बिल्कुल ध्यान देने तो कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। निश्चित तौर पे मेरी कोशिश यही होगी कि मंच से अधिक लोग जुड़ें और बातें जो है अधिक से अधिक लोगों तक, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और आप जानते हैं कि बेकार की रील्स बहुत वायरल हो जाती हैं और जो अच्छे तथ्य हैं, अच्छे विचार हैं, अच्छा चिंतन है, वो लोगों तक बहुत कम पहुंच पाता है। तो बिल्कुल। इसके लिए संगठित प्रयास रहेगा भैया। और मंच पर आप आए, इतना अपना अमूल्य समय दिया, और हमने तो कार्यक्रम को सोच रखा था कि हम इसको 45 मिनट 40 मिनट्स, लेकिन फिर भी आपने बड़े धैर्य से और राजेश भैया जी ने बड़े धैर्य से पार्टिसिपेट किया, कार्यक्रम में अपना समय दिया। मैं हृदय से आप दोनों लोगों को प्रणाम करता हूं, उपस्थिति को आभार प्रकट करता हूं। आप लोगों ने समय दिया और कहानियों पर व्यापक चर्चा नहीं हो पाई, तो किसी अगले एपिसोड में फिर आपके साथ बैठते हैं और कहानियों पे विस्तार से चर्चा होगी। और मेरी तरफ से, मंच की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और राजेश भैया से मैं चाहूंगा कि श्री नीरज जी के लिए 2 शब्द कह दें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कामायनी मंच को जिस तरह से युवा रचनाकार और जो सूरज, ये आप सूर्य प्रकाश जी जो सूर्य के किरणों की तरह से इसको फैलाए हुए हैं, मैं देखकर इनको अचंभित हुआ। इन्होंने जब मंच का सृजन किया और जब ये जोड़ना शुरू किए, मैं इनसे जैसे जुड़ा, तो मुझे ये लगता है वो भी एक घटना थी। मैं जैसे इनसे जुड़ा तो वो भी एक घटना थी। तो मैंने क्या देखा कि आपके माध्यम से आपके पास जो संगठनात्मक, आपने जिसे नीरज जी ने कहा कि कविता पढ़ना और काव्य लिखना और साथ साथ ऐसे मंचों को का सृजन करना, ये अलग अलग चीजें हैं। और आपके अंदर सचमुच सूर्य प्रकाश जी बहुत बड़ी कला है, आप लोगों को प्रभावित कर लेते हैं। और आप सबसे बड़ा मेरा सौभाग्य है कि मैं नीरज जी जैसे रचनाकार से मुझे मिलने को मिल रहा है। और मेरा सौभाग्य है, मैं कितना व्यस्त था आज, और मैं बल्कि गाड़ी चला रहा था बहुत तेजी से, और मैं चाह रहा था कि मैं समय से जुड़ जाऊं और नीरज जी से मिलना था मुझको। मैं नीरज जी की बहुत सारी चीजों को बहुत पहले पढ़ना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि एक व्यक्ति का फोन आया कि मैं पहुंचने वाला हूं, और मैं उनको रिसीव करने चला गया। लेकिन वाकई आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और आपकी 2-3 चीजें मैं लेके जा रहा हूं। आपने बोला कि जो यथार्थ हो वो लिखा जाए, साहित्यकार केवल किसी एक जगह सीमित होकर न रहे, साहित्यकार वो लिखे जो समाज की मांग हो, वो भाषा प्रयोग करे जो समाज की भाषा हो, सरल साहित्य लिखे जो सबकी पहुंच के पास हो, और आपका प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जो समर्पण भाव है, साहित्य के माध्यम से जो उसकी सेवा कर रहे हैं, ये अद्वितीय है। क्योंकि आपका प्रदेश भी स्वयं ही एक ऐसा समृद्ध प्रदेश के रूप में जाना जाता है, जहां पर जिसे हम कहेंगे प्राकृतिक संपदा का प्रदेश है, जिसके अंदर रत्नाकर कह लें उसको, क्या नहीं है। और वो भूमि बहुत ही, ये कहूं कि अगर देखें आध्यात्मिक रूप से, तो बाबा बैद्यनाथ की धरती है, देवघर है, राजगीर है। मतलब आपके यहाँ बहुत ही, मतलब हर चीज से संपन्नता है।
मेरा बेटा रांची में 2 साल जॉब किया, उसने ये कहा कि पापा रांची छोटा सा है लेकिन बहुत सुरम्य है। स्वयं में वो इतना प्रसन्न होता था रांची की बात करके। तो मैं बहुत ही आपको बहुत बहुत बधाई, साहित्य की आप सेवा कर रहे हैं और राज्य की सेवा में रह के साहित्य की सेवा करना बहुत ही चैलेंज का काम है और लगता है हम तीनों लोग लगभग इसी किस्म के साहित्य, तो आपको जो है मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज आपको सुनने का अवसर मिला। मैं एक हमारा मंच है युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच, उसकी तरफ से भी मैं आपको बधाई देता हूँ, कमायनी परिवार की तरफ से बधाई देता हूँ, बार बार बधाई देता हूँ। बहुत आप लोग का बहुत धन्यवाद। ठीक है, ठीक, धन्यवाद सर, और फिर हम मिलते हैं किसी एपिसोड पे। तो अब आप लेफ्ट कर सकते हैं, और राजेश भैया आपको भी हृदय से प्रणाम। और निश्चित तौर पे तो ये थे हमारे साथ आज के हमारे खास मेहमान श्री नीरज नीर जी, वरिष्ठ कथाकार और हिंदी कविताओं के रचयिता, जिन्होंने हमारे सामने साहित्य के कथ्य और शिल्प दोनों चीजों पर बारीकी से विचार रखे। विशेष करके नई युवा पीढ़ी को साहित्य लेखन में कौन से प्रयास करने चाहिए और किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए। पाठक वर्ग का जो बढ़ता संकट है, उस पर भी उन्होंने बताया कि ये पाठकों का संकट नहीं है, ये लेखकों का संकट है, और कैसे हम लेखक इससे निपट सकते हैं, बहुमूल्य विचार दिए। तो सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम फिर अगले हफ्ते मिलेंगे एक खास चेहरे के साथ, एक खास साहित्यकार के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। सादर नमस्कार, सादर प्रणाम।